हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे शॉक के बारे में, जो कि एमएसएन का ही एक टॉपिक है कि शॉक क्या होता है। तो सबसे पहले आज हम ये देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या देखेंगे। आज हम इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन एंड ईटियोलॉजी देखेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन और मैनेजमेंट देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। Cell needs two things to function: oxygen and glucose. This allows the cell to generate energy and do their specific job. When cell don't receive either of them or both, they stop function. हम सबको पता है कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट जो होती है वो सेल होती है। तो सेल को किसी भी तरह का फंक्शन या काम करने के लिए दो चीज़ की ज़रूरत होती है, पहले ऑक्सीजन एंड दूसरा ग्लूकोज। इन दोनों चीज़ों की मदद से सेल क्या करता है, एनर्जी बनाता है, और उसके बाद उसका जो फंक्शन होता है वो करता है। अगर सेल को ये दोनों रिसीव ना हो, मतलब ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज सफिशिएंट क्वांटिटी में रिसीव ना हो, या बिल्कुल भी ना रिसीव हो, या दोनों में से कोई एक भी ना मिले, तो सेल अपना फंक्शन अच्छे से नहीं कर पाता, या सेल अपना फंक्शन करना बंद कर देता है। तो ये डिफिनेशन हो गई। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखेंगे डेफिनेशन। Shock is defined as a condition where the tissues in the body don't receive enough oxygen and nutrient to allow the cells to function. शॉक एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे बॉडी के जो टिश्यू होते हैं उनको सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते हैं, जिससे जिनकी मदद से सेल जो होती है वो फंक्शन कर पाए। तो शॉक में क्या होता है, हमारी जो टिश्यू होती है उनको ऑक्सीजन और जो भी न्यूट्रिएंट ज़रूरी होते हैं सेल को फंक्शन करने के लिए वो नहीं मिल पाती है, तो सेल अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाती है, सेल फंक्शन करना बंद कर देती है। इसके क्लासिफिकेशन देखेंगे तो ये 4 टाइप का होता है: कार्डियोजेनिक शॉक, हाइपोवोलेमिया शॉक, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक और डिस्ट्रक्टिव शॉक। डिस्ट्रक्टिव शॉक के फिर आगे टाइप हम देखेंगे न्यूरोजेनिक शॉक, एनाफाइलेटिक शॉक और सेप्टिक शॉक। तो सबसे पहले देखते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। इट अकर्स ड्यू टू सिस्टोलिक और डायस्टोलिक डिसफंक्शन। कार्डियो समझ में आ रहा है यानी हार्ट में। तो अगर हार्ट में जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो दो प्रोसेस होती हैं उनमें डिसफंक्शन हो जाए, डिस्टर्बेंस हो जाए, तो कार्डियोजेनिक शॉक होता है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक तो आपको पता ही होगा कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पूरे बॉडी में ब्लड जाता है, तब जो प्रेशर जनरेट होता है वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, और जब हार्ट रिलैक्स करता है तब जो प्रेशर जनरेट होता है वो डायस्टोलिक होता है। तो इसी प्रोसेस में अगर कोई डिस्टर्बेंस आ जाए तब क्या होगा, कार्डियोजेनिक शॉक होगा। नेक्स्ट है हाइपोवोलेमिया शॉक। इट अकर्स ड्यू टू इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड वॉल्यूम। नेक्स्ट हम जो हाइपोवोलेमिया शॉक होता है वो क्या होता है, ये भी एक लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन होती है, जिस पे जो फ्लूइड मतलब इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड वॉल्यूम होता है उसके कारण होती है। मतलब जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो इनएडिक्वेट हो जाता है, जिससे क्या होता है जो हमारा कार्डियक आउटपुट है वो कम हो जाएगा, टिश्यू में हाइपोक्सिया देने को मिलेगा और ऑर्गन में डिसफंक्शनिंग हो जाएगी। मतलब इसमें क्या होगा, लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन, इसमें ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है। जब ब्लड वॉल्यूम कम रहेगा तो क्या होगा, जो हमारा कार्डियक आउटपुट है वो भी कम हो जाएगा, टिश्यू में सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन और वगैरह की सप्लाई नहीं होगी तो टिश्यू हाइपोक्सिया हो जाएगा, और जब टिश्यू और सेल्स को ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिलेगी तो फंक्शन नहीं करेंगे, जिससे ऑर्गन डिसफंक्शन हो जाएगा। ये हो गया हाइपोवोलेमिया शॉक। नेक्स्ट है ऑब्स्ट्रक्शन शॉक। इट अकर्स व्हेन देयर इज अ फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्लड फ्लो। जो ब्लड फ्लो हो रहा है अगर उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन, कोई रुकावट आ जाए तब जो शॉक होता है वो ऑब्स्ट्रक्शन शॉक होता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्टिव शॉक। डिस्ट्रक्टिव शॉक जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है: न्यूरोजेनिक, एनाफाइलेटिक एंड सेप्टिक। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूरोजेनिक शॉक क्या होता है। न्यूरोजेनिक से समझ में ही आ रहा है यानी नर्वस सिस्टम में। इट अकर्स फ्रॉम ट्रॉमा दैट लीड्स टू स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। ये किसी भी तरह के ट्रॉमा या इंजरी के कारण होता है, जिससे हमारे स्पाइनल कॉर्ड में अगर इंजरी हो गई है तब पेशेंट जिस टाइप के शॉक में जाएगा वो न्यूरोजेनिक शॉक होता है। नेक्स्ट है एनाफाइलेटिक शॉक। इट इज acute लाइफ थ्रेटनिंग हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टू सेंसिटाइजिंग सब्सटेंस लाइक ड्रग, केमिकल, वैक्सीन एक्सेट्रा। एनाफाइलेटिक शॉक भी एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, लेकिन ये एक्यूट है। इसमें क्या होता है, जो सेंसिटाइजिंग सब्सटेंस जैसे ड्रग, केमिकल, वैक्सीन, इनकी वजह से अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की सफिशिएंट सप्लाई नहीं हो पाती है तब पेशेंट जिस शॉक में जाता है वो एनाफाइलेटिक शॉक होता है। नेक्स्ट है सेप्टिक शॉक या हेप्टिक शॉक जिसे कहते हैं। Also known as blood poisoning is a condition caused by infection that leads to bacteria entering blood. सेप्टिक शॉक में क्या होता है, सेप्टिक शॉक का दूसरा नाम ब्लड पॉइजनिंग है। ये कब होता है कि अगर हमें कोई भी इन्फेक्शन हो गया है, उस इन्फेक्शन के कारण जो बैक्टीरिया है वो हमारी ब्लड में इंटर कर जाएगा, और उसके कारण जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की कमी होगी तब पेशेंट जिस शॉक में जाएगा वो सेप्टिक शॉक होगा।
मतलब किसी भी इन्फेक्शन के कारण जो बैक्टीरिया है हमारे ब्लड में इंटर कर जाएगा और तब ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की जो कमी होगी वो सेप्टिक शॉक होगा। तो हमने देख लिया कार्डियोजेनिक शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, डिस्ट्रक्टिव शॉक और फिर न्यूरोजेनिक, एनाफाइलेटिक और सेप्टिक शॉक। ये हो गया शॉक का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट देखते हैं इसकी ईटियोलॉजी। तो अगर सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हुई उसके कारण हो सकता है, और अगर ब्लड एलर्जिक रिएक्शन वही मतलब जिसमें अपन ने भी पढ़ा था एनाफाइलेटिक शॉक, जैसे कि सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस, अगर ब्लड लॉस हो रहा है, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है, जैसे कि हाइपोवोलेमिया शॉक में अपन ने देखा था, वो हो सकता है। हार्ट फेलियर यानी कि कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है पेशेंट को। ब्लड में इन्फेक्शन यही सेप्टिक शॉक, अभी अपन ने देख लिया ब्लड पॉइजनिंग। डिहाइड्रेशन वगैरह के कारण भी पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है। बर्न या पॉइजनिंग के कारण भी सेप्टिक शॉक मतलब वो हो सकता है। तब एलर्जिक रिएक्शन होगी तो हो सकता है, ब्लड लॉस हो गया तो हो सकता है, हार्ट अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहा, हार्ट फेलियर हो गया तो हो सकता है, ब्लड में किसी भी तरह का इन्फेक्शन होने के कारण बैक्टीरिया ब्लड में एंटर कर जाएगा और वहाँ न्यूट्रिएंट और सप्लाई की कमी होगी तो हो सकता है, डिहाइड्रेशन के कारण नॉन पेशेंट शॉक में जा सकता है, या बर्न या पॉइजनिंग के कारण भी शॉक हो सकता है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट देखेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।